बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आपका भाई फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। चैनल आप लोगों ने ऊपर सर्च कर लेना है गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। वहाँ से आपने डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाना है क्लास 12th पाकिस्तान स्टडी फेडरल बोर्ड। ये आपकी जो न्यू बुक है उसके तमाम लेक्चर्स यहाँ पे डे बाई डे अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना यहाँ से डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमने डिस्कस करना है, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को साथ में इन्फॉर्म करता दूँ। देखें, ये जो क्लास है ये एक्चुअली रिकॉर्ड इस वजह से हो रही है कि हमारी जो हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एकेडमी है हमारा, ठीक है। तो उसमें ये है कि बच्चों को जो है ना क्लासेस दी जाती हैं और साथ में मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जाती है। अब उसमें जो बच्चों की वॉइस है उसको फिर इग्नोर करके, कट करके, एडिट करके जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और साथ में उसकी मीटिंग कुछ जो है ना वो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आप लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हमारी फ़ीसेस स्पेशली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान स्टडी के लिए कुछ भी नहीं है। देखें, जस्ट वेट। हाँ, तो देखिए, पाकिस्तान स्टडी के लिए हमारी फीस कुछ भी नहीं है। 1000 पर मंथ है, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। 1000 क्या चीज़ है मुझे ये बताएं। हम तो डेली बेस पे 400-500 खा जाते हैं, तो एक 1000 एक ऐसा समझ लें महीने का। तो अगर इसको इवन डिवाइड भी कर लें तो 30 रुपीज़ पर डे कुछ भी नहीं है। 30 रुपीज़ तो आजकल के ज़माने में अब बच्चा नहीं लेता, और आपको 30 रुपीज़ पर डे में हम क्या कर रहे हैं, ऐसा समझ लें। ये आपको इतने अच्छे स्लाइड्स, इतने अच्छे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि आप लोगों के पास कोई ऐसा बहाना होगा कि आप हमारी क्लासेस ना ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको ग्रुप में, या जैसे आप पेमेंट सेंड करेंगे तो आपको अपने जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। ये ऐसा समझ लें, ये वो पार्टी है जो मुसलमानों ने बनाई है। बट इससे पहले एक और पार्टी भी बनी थी इंडिया में, जिसको हम कांग्रेस का नाम देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी थोड़ा देखना लाजमी है। वैसे इसका उसका जिक्र मैंने पिछली वीडियोस में की है, बट मैं स्पेशली चाहता हूँ कि हम उसको भी थोड़ा दोबारा देख लें, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कि इसको 1985 में जो है ना डेवलप किया गया था। और कौन थे डेवलप करने वाले? एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है। ये आपको फर्स्ट जो पिक्चर शो हो रहा है बेटा, ये एलन ऑक्टावियन ह्यूम है, ठीक है, जिन्होंने 1985 में कांग्रेस की बुनियाद रखी। अच्छा, ये बेटा एक्चुअली सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश के, ठीक है। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और उसके अलावा ये और ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे बेटा, ठीक है। मतलब ये कि ये बर्ड्स को भी स्टडी करते थे, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो ये बर्ड्स को भी स्टडी रखते थे, मतलब करते थे, महारत रखते थे इस चीज़ में, ठीक है। और उसके अलावा ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी थे। अच्छा, उसके साथ बेटा इसके कुछ को फाउंडर्स भी थे, जिसमें ये दादा भाई नेरोजी, ये वाला, ये दादा भाई है, ठीक है। इसको बोलना नहीं है कि ये दादा भाई है, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये दीन शाह, ठीक है। दीन शाह वच्छा, ये आपको बेटा शो हो रहा है। अब उसके अलावा जो है ना WC बनरेजी भी थे, बनरेजी, ठीक है। इसी तरीके से सुरेंद्र नाथ बनरेजी भी थे बेटा। और उसके अलावा जो प्लेस ऑफ फाउंडेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कहाँ रखी गई थी? मुंबई में, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो बनर्जी है बेटा, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा यही जो आप अगर फर्दर डिटेल में जाओ, इतना ज़रूरी नहीं है। हम कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, हम अपने जनरल नॉलेज के लिए और साथ में जो हमारी पाकिस्तान स्टडी है उसकी बेस को मजबूत करने के लिए हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, फर्दर ये है कि बेटा जब इसकी फर्स्ट जो सेशन हुई थी, फर्स्ट सेशन,
फर्स्ट सेशन में बेटा 72 मेंबर्स ने जो ना इस सेशन को अटेंड किया था। कितने मेंबर्स थे? 72 जो मेंबर्स थे उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था। और उसके बाद इसका मकसद क्या था, ये एक्चुअली हमने पहले भी बहुत सारी बुक्स में पढ़ा कि बेटा इस जो ए ओ ख़यूम है उसने ये कहा था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो जो इंडियन पीपल हैं उनको उनकी नुमाइंदगी करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनके जो मतलब जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको दिलाए। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था, एक चैनल बनाना था बिटवीन इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। शुरू में तो इसका यही था मकसद, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो गया और एक मेन ऑर्गेनाइजेशन में बाद में कन्वर्ट हो गई, जिसमें क्या उसका पर्पस क्या बना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब एक इंडिया की आज़ादी की तहरीक बन गई, जिसमें ऑफ कोर्स इसके साथ साथ बसाथ कौन था, मुस्लिम लीग था बेटा। ठीक है, ये तो फार्मेशन की बात हो रही थी बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जो ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फार्मेशन, जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छे से डिटेल से समझाई जाए ताकि कोई डाउट आप लोग का क्लियर ना बचे, मतलब ठीक है, क्लियर ना रहे तो बचे ना। ठीक है, अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू शुरू में बेटा बात थी, लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सर सैयद ने क्या कहा था कि हमें पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें फ़िलहाल एक्टिव नहीं करना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए कि अंग्रेज़ सरकार गुस्से में है, ये ना हो कि भाई कोई ना कोई मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएं, या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको पकड़ के कत्ल कर दें, क्योंकि ऐसे बाद में केसेस हुए थे। ठीक है, ऐसे बाद में केसेस हुए थे जिसकी बेस पे लोग तहरीक कर रहे थे, तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने उन पकड़ को सारों को जेल में कैद कर दिए, किसी को गोलियां मार दी। तो ऐसे ऑफ कोर्स बाद में एक्टिविटीज हुए थे, बट शुरू में सर सैयद अहमद उनका मतलब शायद पहले से ही उनको ये अंदाज़ा था कि क्या कहीं गवर्नमेंट ऐसा ना कर ले, तो इस वजह से उसने मुसलमानों को शांत यानी काम रहने का कहा कि भाई ऐसी कोई पॉलिटिकल कोई सरगर्मी नहीं करनी जिसकी बेस पे जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट है वो गुस्से में आए। ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुसलमानों को जब एहसास हुआ कि कांग्रेस भी बन चुका है, लेकिन अब कांग्रेस वाले भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुसलमानों के लिए एक ऐसे हालात बन गए थे कि उनको एक पॉलिटिकल एक्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, कि उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी बेस पे वो क्या कर सके, अपने राइट्स के लिए, मुस्लिम राइट्स के लिए क्या करें बेटा, फाइट कर सके। अब इस वजह से मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई 30 दिसंबर 1906 इन ढाका बेटा। ढाका आपको पता है बेटा ये बांग्लादेश में मौजूद है। ठीक है, तो उस वक्त मतलब ऑफ कोर्स इंडिया था, तो ये ढाका में मौजूद है और उसका कैपिटल भी है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, एनुअल सेशन ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी आप कह सकते हैं। अच्छा बेटा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप एक डिटेल के बारे में इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बेटा आपको थोड़ा बता दूँ कि इसको बेटा इसकी बुनियाद ऑफ कोर्स सर सैयद ने रखी थी। ठीक है, इसकी बुनियाद बेटा किसने रखी थी, सर सैयद ने रखी थी। ठीक है, अब उसमें कब इन्होंने रखी थी, 1886 में बेटा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसका बेसिक काम क्या था कि मुस्लिम को जो ना बेटा ऐसा समझ लें कि मॉडर्न जो वेस्टर्न बेटा स्टडी है, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, वो प्रोवाइड करनी चाहिए और इसी तरीके से उनकी तालीम उनको आगे ले जाना है। ठीक है, ये उसका पर्पस था। हर साल बेटा उसका जो एनुअल सेशन था वो बेटा होता था। तो उसी एनुअल सेशन में कब 1906 में बेटा तमाम जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कंबाइन हुए और उन्होंने एक मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी बेटा, एक पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल लीग की बेटा क्या रखी, उन्होंने बुनियाद रखी। अच्छा, उसके बाद बेटा जो सर आगा खान थे उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। अब ये याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन है बेटा, सर आगा खान है। इसी तरीके से फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो भी हमने पढ़ा है बेटा, WC बनर्जी जिनका नाम है। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई बेटा। इस पॉलिटिकल पार्टी के बनने के पीछे ऐसे कौन कौन से वजूहात थे, कौन कौन से रीजंस थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे बेटा जो इस मुस्लिम लीग की बनने की वजह बने बेटा। अच्छा, उसमें बेटा फर्स्ट क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमने बात की अभी पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है,
कि अब फर्स्ट तो इनिशियली तो वो मसला था जो पहले तो वो ये कहता था कि तमाम के हकूक की रिप्रेजेंटेशन की जाएगी, बट उन्होंने बाद में मुसलमानों को बेटा क्या करना स्टार्ट कर दिया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। नीडेड आ सेपरेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए उनको रियलाइज हो गया कि एक अलग पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए होना चाहिए। अब उसके बाद बेटा उर्दू हिंदी तनाज़ा बेटा, जब ये कंट्रोवर्सी बनारस में हुआ था बेटा, ठीक है, अब बनारस में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि जो मतलब लोग थे, हिंदू थे, उन्होंने क्या किया बेटा, एक डिमांड की कि भाई जो हिंदू है जो हिंदी है सॉरी, उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। पहले उर्दू था बेटा, मुगलिया सल्तनत ने बेटा उर्दू को प्रमोट किया, ठीक है, उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया हुआ था, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, मुसलमानों को दबाया गया, फिर हिंदू ने अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की चपलूसी स्टार्ट कर दिया, आस्ता आस्ता से उनके करीब हो गया, तो फिर उनके फिर डिमांड भी बढ़ने लगे। उनकी ये डिमांड थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए, और ये तहरीक बेटा स्टार्ट हुई थी बनारस से। तो अब इसमें कांग्रेस ने भी बेटा क्या किया, बेटा हिंदुओं को सपोर्ट किया और उर्दू की मुखालफत करना स्टार्ट कर दी। अब इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में बेटा एक बहुत बड़ी दीवार, एक दरार बन गई, ठीक है। अब यहाँ से भी सर सैयद को बेटा फिर रियलाइज हुआ था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक नहीं हो सकते, वो यूनाइट नहीं हो सकते। यहाँ पे सर सैयद को रियलाइज हुआ था, और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट, एक अलग नेशन की बेटा उन्होंने बात की थी, ठीक है। इस उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद बेटा उन्होंने क्या की थी, सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, ठीक है, होमलैंड फॉर मुस्लिम। तो इस वजह से उनको जब एहसास हुआ कि ये मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने कहा अब इनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे फैक्टर्स की अगर आप बात करें, थर्ड फैक्टर्स की बेटा बात करें, उसमें है डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स। देखें बेटा, जहाँ पे असम्बली है या सेंट्रल असम्बली है होती थी ब्रिटिश इंडिया में, दिल्ली में, तो वहाँ पे बेटा क्या था कि कांग्रेस ये चाहता था कि चाहे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो कांग्रेस में तमाम के लिए मतलब जो जो भी बंदा आएगा सबके लिए वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। उसमें सेपरेट नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि ईसाइयों के लिए अलग सीटें होंगी, मुसलमानों के लिए अलग सीटें होंगी, या हिंदुओं के लिए अलग सीटें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मुसलमानों ने वहां पे डिमांड रखी कि भाई मुसलमानों को एक अलग मतलब उनको अलग सीटें दी जाए, ताकि वो मुस्लिम जो सीटें हैं, ऐसे समझ लें कोटे के तौर पर, जो मुस्लिम सीटें बेटा उन पे वो क्या करें, लड़ें, इलेक्शन जीतें, और वहां पे उन इलाकों को जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं बेटा, जो मुस्लिम सिटीज हैं, उनको क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और वहां रहते हुए जो मुसलमानों के हकूक की बेटा क्या करें, तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी प्रोटेक्शन करें। रियलाइज्ड आ नीड अ मुस्लिम पार्टी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू परस्यू इट। अब इस चीज को जारी रखने के लिए, इसको बेटा फर्दर कैरी करने के लिए मुसलमानों को ये चाहिए था कि एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हो जो सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऑफ कोर्स बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान शामिल थे, बट उन्होंने इस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जैसे एक मतलब एक मुसलमान है एक दूसरे मुसलमान को क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है। तो इस वजह से उनको एहसास हो गया था कि शायद अभी हमें अलग पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, उसके बाद है बेटा पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। देखिए बंगाल को बेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया गया 1905 में। अब उसमें दो चीजें हैं बेटा, एक है वेस्ट है, ठीक है, और वेस्ट बेटा और ईस्ट। अब इसमें जो ईस्ट बंगाल है बेटा, ये मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है, इसमें सारे बेटा क्या थे, मुस्लिम थे, और वेस्ट में बेटा क्या थे, हिंदू थे। अब यहाँ पे एक और बात है, देखें वजह यह है कि जो बंगाल कह लें बेटा, ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, एक बहुत बड़ी सिटी थी, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था बेटा, ठीक है। अब इस वजह से इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक तरीके से वर्क करे, इस वजह से उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इससे तो मुसलमानों ने तो इस चीज़ को सपोर्ट किया, क्योंकि सारे मुसलमान ईस्ट बंगाल में थे, इसमें ऑफ कोर्स असम भी बेटा शामिल था। तो इस वजह से मुसलमानों को इस चीज़ से खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम लिया कि मुसलमानों को एक अलग से इलाका दे दिया, हिंदू वालों को अलग कर दिया।
बट ये चीज जो हिंदू थे उनको रास नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, पहले तो मतलब हम दोनों स्टेट पे राज कर रहे थे, ईस्ट और वेस्ट पे, अब तो भाई बात ही अलग हो गई है, मुसलमानों को तो हमसे अलग कर दिया है, मुसलमान स्टेट को अलग कर दिया है। अब इस वजह से बेटा हिंदुओं ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और कांग्रेस ने उन्हीं को सपोर्ट किया, हिंदुओं को सपोर्ट किया। अब यहाँ पे कांग्रेस को ऑफकोर्स बेटा न्यूट्रल रहना चाहिए था, दोनों को समझाना चाहिए था, दोनों के राइट्स की बात करनी चाहिए थी, बट उसने कहा ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ, वो हिंदुओं के साथ मिल गया। अब यहाँ पे फिर मुसलमानों को ऐसे लगा कि भाई हम तो, हमारा तो कोई है ही नहीं, ठीक है, हम तो अकेले रह गए हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये भी लगा कि यार चले ठीक है, हमें भी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, ठीक है। एक ये बात थी बेटा। अब उसके बाद बेटा फिफ्थ पॉइंट ये है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन बेटा, पहली दफा, ठीक है बेटा, 1800 अराउंड अबाउट 95 की बात है, ठीक है। 1895 में बेटा 1895 में जो पहले पार्टी एक चलती आ रही थी वो बेटा थी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी बेटा क्या मतलब हुकूमत में थी, बट पहली दफा ऐसा हुआ कि जो लिबरल पार्टी है बेटा वो किस में आई, गवर्नमेंट में आई, ठीक है। ये 1906 की बात है बेटा, ठीक है। 1906 में बेटा क्या हुआ कि जो लिबरल पार्टी है वो हुकूमत में आई, ठीक है। और उससे पहले बेटा एक ही पार्टी चली आ रही थी, वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक है। अब जब इस लिबरल पार्टी आई है, मुसलमानों ने मतलब ऑफ कोर्स उसने कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिए भी उनको भी फेवर दी है, ठीक है। अब उनका क्या कहना था कि प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन इंडिया, के इंडिया में बेटा बहुत सारी चेंजेस लाई जाएंगी, ठीक है। अब उन चेंजेस से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसे हम डेवलप करेंगे। अब मुस्लिम लीडर्स रियलाइज दैट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर मुस्लिम डिमांड्स। अच्छा जब उसने बात की थी ना, पार्टी ने बात की थी कि ठीक है भाई हम मुसलमानों के अच्छाई के यानी इंडिया की अच्छाई के लिए काम करेंगे, तो मुसलमानों ने रियलाइज किया कि हमें यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, जो वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करे, अपनी मफादात की डिमांड करे। अब इससे क्या हुआ, लीड टू अ ग्रेटर मोमेंटम फॉर द फार्मिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लिबरल पार्टी आ गई, कंजर्वेटिव पार्टी बेटा हार गई थी, तो इससे क्या हुआ कि ऐसा समझ लें मुसलमानों को एक बड़ी ताकत मिल गई है, कुवत मिल गई, कि उन्होंने क्या सोचा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखा बेटा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बेटा शिमला डिप्यूटेशन। शिमला वक्फ भी बेटा इसको कहते हैं। ये 1906 में मतलब जब इलेक्शन हुए थे वो जीत गए थे, तो ये लंदन की तरफ रवाना हुए थे। अच्छा अब इसको किसने लीड किया था बेटा, सर आगा खान ने लीड किया था, और इसमें 35 मुस्लिम लीडर्स थे, जो करंटली पीपीएससी के पेपर में बेटा ये एमसीक्यूज भी आ चुका है, ठीक है। करंटली जो पीपीएस का बेटा असिस्टेंट बीएस 16 स्केल की आप बात कर लें बेटा, तो उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि भाई कितने मुस्लिम लीडर्स थे जो इंडिया के पूरे मतलब पूरे इंडिया से कितने मुस्लिम लीडर थे जो इस शिमला डिप्यूटेशन में शामिल थे, तो उनकी बेटा स्ट्रेंथ कितनी थी, 35 थी। अच्छा अब ये मुसलमान थे, मुसलमानों ने अपने राइट्स अपने डिमांड्स बेटा लॉर्ड मेंटू जो वैसराय थे बेटा, उनको उन्होंने पेश की कि भाई आपने क्या करना है कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारे डिमांड्स बेटा आपने क्या करनी है, पूरी करनी है। अच्छा इसमें मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे मैंने एक छोड़ दी है बेटा जो 19 यहाँ से चले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बेटा जो लॉर्ड कर्जन है बेटा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ये 19 से बेटा 1905 तक, ठीक है, 1905 तक बेटा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहे थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहा हूँ, अब वैसराय रहे थे बेटा, क्या रहे थे, वैसराय रहे थे, वैसराय ऑफ इंडिया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो वैसराय आए थे बेटा वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो, जो 19 बेटा 06 से ये 1910 तक सॉरी 1910 तक मतलब 5 साल का जो ड्यूरेशन बनता है उसमें रहे थे, ठीक है। 1911 में फिर और चेंज हो जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए बेटा जो वैसराय थे वो आते रहते थे। अच्छा अब उसके बाद बेटा उनकी क्या डिमांड थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाए, रिजर्व्ड कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स, जो आजकल भी होता है बेटा, जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल अब पंजाब की बात कर ले जिसमें राजनपुर है या रुझान है, ऐसे ऐसे मतलब बैकवर्ड एरियाज बेटा, तो उनको क्या किया जाता है कि रिजर्व सीट्स दी जाती हैं ताकि वो लोग आगे आए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि वो अपनी जो इलाका है अपनी जो सोसाइटी है उसकी तरक्की का बायस बने बेटा। इस वजह से ये चीज़ गवर्नमेंट में भी, करंट गवर्नमेंट में भी ऐसा हो रहा है, और उस वक्त भी वो यही चाह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए।
मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो लेजिस्लेटिव मतलब जो असेंबली है बेटा, उसमें क्या किया जाए, मुसलमानों के लिए अलग से नुमाइंदगी की जाए या मुसलमान अलग नुमाइंदगी करें। अच्छा, अब इसमें लॉर्ड मेंटो ने क्या कहा था, उन्होंने अच्छी बात, उन्होंने कहा वाह जबरदस्त आप लोगों ने बात किया, अच्छा किया आप लोगों ने, मतलब एक अपने लोगों के राइट्स की बात की है। तो अब मैं ऑफ कोर्स उन्होंने क्या कहा, एक उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि ठीक है भाई आप लोग क्या बनाए, मुस्लिम लीग बनाए, ठीक है, उन्होंने मतलब इस चीज़ को फेवर दी है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, शुरू शुरू में बेटा इसके ऑब्जेक्टिव अलग थे, बाद में चेंज किए थे, फिर क्या आजम दोबारा आए थे, उन्होंने चेंज कर दिए थे। अब पहली बात तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि सर सैयद शुरू से करते आ रहे थे, उन्होंने यही यही बात की थी कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपना लॉयल्टी शो करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या फिर मुसलमान मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मुसलमानों के राइट्स की मतलब उनकी प्रोटेक्शन करे। ऑफ कोर्स बेटा आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। हमारे जो आपस में मुखालफत चलती रहती है वो इसी वजह से कोई काम ही नहीं हो पाता हमारे मुल्क में, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ मतलब मुस्लिम्स। अब मुसलमानों के जो हकूक हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी जो भी मतलब उनकी डिमांड है उनका प्रोटेक्ट करना और उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रिवेंट द राइज ऑफ हॉस्टिलिटी अमंग द मुस्लिम्स टुवर्ड द अदर कम्युनिटीज़। बेटा दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़े या तनाज़े ऐसी चीज़ों से बेटा क्या करना है, उसको दबाना है, कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम बेटा लड़ना शुरू कर दें या किसी दूसरे जो कम्युनिटी है रिलीजियस कम्युनिटी उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर दें। इन तमाम चीज़ों से मुसलमानों को बाज रखना था। अच्छा, फिर बाद में बेटा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ये ऑब्जेक्टिव्स थे बेटा, इनमें चेंजेस लाई गई, ठीक है। अब चेंजेस क्या लाई गई, जब बात हुई बेटा एनलमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल को दोबारा फिर वेस्ट और ईस्ट बंगाल को दोबारा शामिल किया गया था बेटा, तो अब ये उनके लिए मतलब बड़ा मसला बन गया था, ठीक है, जिसकी बेस पे उन्होंने क्या किया बेटा, दोबारा इस चीज़ को शामिल किया था, ठीक है। अच्छा, ये जो एनलमेंट ऑफ बंगाल है उसके पीछे एक और रीज़न भी है बेटा, वो ये थी कि इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जारी कर दी थी, ठीक है, स्वदेशी। अब इसका मकसद था कि जो अंग्रेज सरकार की आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा, उनसे बाइकआउट करना है, ठीक है भाई, हमने नहीं लेने, वापस ले जाओ, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई, फिर हिंदुओं ने जब ये प्रोडक्ट मतलब ये जो मूवमेंट स्टार्ट की, उसकी बेस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो वैसराय थे या इंडियन गवर्नमेंट थी, वो मजबूर हो गया कि भाई उस बंगाल को क्या किया जाए, दोबारा किस में शामिल किया जाए, दोनों मतलब पार्ट्स को आपस में दोबारा मर्ज किया जाए। और ये दोबारा कब हुआ था, मर्ज हुआ था 1911 में। कब बेटा सेपरेट किया गया था, 1905 में। दोबारा इनको कब मर्ज किया गया, 1911 में, ठीक है। अच्छा, इसमें वो बेटा अलग वैसराय थे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बात की है कि 5 साल तक जो ना वैसराय आते, हर 5 साल के बाद जो वैसराय था बेटा वो चेंज हो जाता था, क्यों गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती थी तो वो उनका अपना वैसराय आ जाता था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो बेटा ये वैसराय जो आए थे 1911 में, तो वो एक्चुअली कौन थे, लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है बेटा, लॉर्ड हार्डिंज आए थे बेटा, वो वैसराय आए थे जो 1911 से ऑफ कोर्स 19 कब तक रहेंगे, 15 तक रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो रीज़न ये थी कि एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन को ख़त्म करना, दोबारा शामिल कर देना, दोनों मतलब रीजन्स को आपस में मर्ज कर देना। उसके बाद डिमोलेशन ऑफ बेटा कानपुर मास्क, ठीक है, जो कानपुर मास्क था बेटा, हुआ ये था कि रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मस्जिद का जो वॉशरूम वाला एरिया था बेटा वो बाहर की तरफ आ रहा था, रोड की तरफ आ रहा था, तो उन्होंने बेटा उसको क्या कर दिया, वहाँ से मस्जिद को उन्होंने उस साइड को शहीद कर दिया, ठीक है। तो ये भी बेटा मुसलमानों के मतलब ऐसे जज्बात के साथ खेला गया, जिसकी बेस पे मुसलमान बड़े गुस्से में आ गए थे और उन्होंने फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या उनके ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या कर दी गई, चेंजेस कर दी गई। और उसके पीछे बेटा रीज़न था यूनिवर्सिटी स्टेटस, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी था मतलब जो ममदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। अब बेटा पहले स्कूल था, स्कूल से कॉलेज बना, कॉलेज के बाद बेटा अब उसको यूनिवर्सिटी स्टेटस देने से इनकार कर रहे थे, ऑफ कोर्स जो बाद में हो भी गया था 1920 में। 1920 में बेटा इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गई थी, बट शुरू में क्या कर रहे थे कि वो इसमें रुकावट डाल रहे थे, इसको जो यूनिवर्सिटी स्टेटस है या यूनिवर्सिटी बनने से मतलब रोक रहे थे। एक ये रीज़न थी। ब्रिटिश एम्पायर सपोर्टेड इटली अगेंस्ट द ऑटमन एम्पायर। बेटा जो वर्ल्ड वार वन हुई, जिसमें जो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इटली को सपोर्ट किया, जो ऑटमन एम्पायर यानी टर्की को बेटा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि फिर बेटा जो मुसलमान थे उनके ऑफ कोर्स उनको तकलीफ हुई कि भाई हमारे मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ये हुआ था कि मुसलमान तो ऑटमन एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे जब मुसलमान ऑफ कोर्स हार गए थे, तो यानी टर्की जंग हार गया था, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे बेटा, तो उसके बाद मुसलमानों इंडियन गवर्नमेंट ने फिर एक दफ़ा मुसलमानों पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया था बेटा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बनी थी। अच्छा, ये जो 1920s के बाद मेरे ख्याल से जो वायसराय आया था बेटा, वो बहुत जालिम वायसराय था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में फिर बेटा चेंजेस लाई गई, और ये चेंजेस लाने वाला कौन कौन थे बेटा? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप कैद आज़म का नाम आ चुका है। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, कैद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था बेटा? कांग्रेस को उन्होंने 1906 में ज्वाइन किया था। अब उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग को बेटा कब ज्वाइन किया? 1913 में। जब वो मुस्लिम लीग में ज्वाइन हुए तो उन्होंने मतलब ऑफ कोर्स उसमें कुछ चेंजेस की, ठीक है, अब वो चेंजेस भी हम पढ़ेंगे। बट उसके बाद फर्दर मुस्लिम लीग को मतलब जो कांग्रेस है बेटा उसको कैद आज़म ने स्किप कर दिया था, क्विट कर दिया था। तो कब क्विट किया था बेटा उन्होंने? तो ये 1920 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। अच्छा, अब ये जो 1913 से 1920 तक का ड्यूरेशन है, मतलब अब कुछ 7 साल बनते हैं, तो इस 7 साल में मुस्लिम लीग को भी वे रिप्रेजेंट कर रहे थे और कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू स्ट्रगल फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, कि अब जो मुस्लिम सिटीज़ हैं, वो एरियाज, वो स्टेट्स जहाँ पे मुसलमान हैं, तो वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए। अब उनका इरादा ही बदल हो गया था। पहले तो वो गुजारा कर रहे थे कि चले ठीक है, रल मिल के जिएंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं करना, अब जितना होना था वो हो गया, अब हमें एक अलग हुकूमत चाहिए। कोऑपरेट विद द अदर कम्युनिटीज फॉर द इंडियन रिफॉर्म्स। ऑफ कोर्स बेटा, जब लॉर्ड बेंटो ने कहा था कि इंडिया में बहुत सारी रिफॉर्म्स की जाएंगी, तो इस हवाले से जो हिंदू सोसाइटीज़ हैं या जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं बेटा, उनके साथ कोऑपरेट करना है। मार्क द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉलिटिकल डायरेक्शन। बेटा आपको पता है कैद आज़म एक कैसी शख्सियत है, जब ऐसे शख्स किसी पार्टी में ऐड हो जाए तो उस ऐसा समझ लें उस फिर कहानी की स्टोरी ही बदल जाती है बेटा। फोकस द शिफ्ट टूवर्ड द नेशनल पॉलिटिक्स एंड यूनाइटी। अब कौमी सियासत और बेटा उसकी इत्तेहाद के लिए हमें काम करना था, मतलब मुस्लिम कौमियत की सियासी रिप्रेजेंटेशन और फिर मुसलमान कौम के इत्तेहाद के लिए क्या करना था, मतलब काम करना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये एक पर्पस बन गया था बेटा। उसके बाद क्या हुआ बेटा? हिंदू मुस्लिम यूनाइटी एंड लखनऊ पैक्ट। ऑफ कोर्स अब मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि कैद आज़म 1913 से 1920 तक वो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहे, मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी। अब इसमें उनका क्या रोल है बेटा? ठीक है, जो कैदी आजम थे वो ऑफकोर्स शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के तौर पर काम कर रहे थे, जैसे सर सैयद कर रहे थे। अच्छा, जब लखनऊ पैक्ट हुआ बेटा 1906 में, अब इसने बेटा कांग्रेस की जो ये डिमांड्स थी बेटा, वो सेपरेट जो डिमांड्स थी वो एक्सेप्ट कर ली कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएंगी। मुसलमानों की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा, उसमें उनको 1/3 उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और उसके अलावा अच्छा, इसमें जब ये मुहदा करार पाया, तय पाया हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में, उसने सुलह करवाए, तो उनको एक टाइटल दिया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी। और बेटा उनको ये टाइटल देने वाली ये लेडी हैं, ये फीमेल हैं, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू बेटा इनका नाम है। इन्होंने ये कैद आजम को टाइटल दिलाया था, दिया बल्कि खुद दिया था इन्होंने। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या चीज़ है, अचीवमेंट्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू वाले फेज में क्या क्या मतलब उनकी अचीवमेंट्स थी। एक तो बेटा उनको जो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स थे, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स, वो मिल गई थी अलग सीटें। और उसके अलावा मुसलमानों की असम्बली में रिप्रेजेंटेशन होगी 1/3 के हवाले से। और उसके अलावा मुसलमानों की कोशिश थी कि वो दूसरे जो जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनके साथ क्या किया जाए, रल मिल के काम किया जाए। ठीक है, किसी किस्म के तसादात को, किसी किस्म के लड़ाई झगड़े को क्या करना है, हमें नहीं प्रमोट करना, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बिकेम अ मेजर वॉइस फॉर द मुस्लिम राइट्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों के लिए एक कुव्वत बन गई बेटा, एक अहम कुव्वत बन गई मुस्लिम लीग। उसके बाद उसकी आस्ता आस्ता से मुस्लिम लीग की जो स्ट्रेटजी है वो भी, उसमें भी चेंजेस आती रही। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्होंने किसका डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था, 1940 में जो कैद आज़म ने स्पीच की थी, लाहौर रेजोल्यूशन बेटा, ऐसा समझ लें बाद में मुस्लिम लीग का पहले भी यही मकसद था कि मुसलमानों के गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मातहत काम करना। बट उन्होंने सोच लिया था कि भाई अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तंग तंग दस्ती वाली ज़िंदगी, इस वजह से भी हमें एक अलग वतन चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इनिशियली ट्राई टू वर्क विद इन यूनाइटेड इंडिया, जैसे मैंने अभी आप बेटा आपको बताया, ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ अदर कम्युनिटीज़, स्पेशली हिंदू की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो मुसलमानों को रियलाइज़ हो गया था कि अभी हमें एक अलग सेपरेट जो ना होमलैंड चाहिए, वही क्या कर सकता है बेटा, मुसलमानों के हकूक़ की गारंटी दे सकता है, वरना यहाँ पे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलना। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई बेटा, जिसमें बेटा कैद आज़म ने स्पीच की थी, ए के फजलुल हक जो ना उसके मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, इस मुस्लिम लीग यानी जो लाहौर रेजोल्यूशन है उसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड की बात की थी। ठीक है, ताकि मुसलमान एक अलग वतन बनाएं और उसमें रह के अपने जो रस्म व रिवाज हैं या इस्लाम के असूलों के मुताबिक बेटा वो ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि इससे रेलिवेंट तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मतलब बहुत कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझाऊँ। बेटा ऐसे लेक्चर्स हम डेली बेस पे अपने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अगर आप लोगों ने बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस सिर्फ बेटा ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वजह से मैं नहीं समझता बेटा आप 1000 रुपये के लिए आप इतना जो मौका है वो स्किप कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।